असल में मसला सवाल आपका नहीं है, मसला ऐसा मसला नहीं है असल में। असलान को ना, असलान के पास मैं गया था ये लेके, तो तीन तीन पे सही है ना? सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, यार लाओ तो यार ताजदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, नया टॉपिक है जो हमारा IFRS 16, जो कि है लीजेस। अच्छा भाई, लीजेस शुरू करने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीजें, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि जब भी मैं कोई टॉपिक करवाऊंगा हम पहले उसके जार्गन्स देखा करेंगे। सही है, उनके जार्गन्स को समझने के बाद कि उसके अंदर आता क्या क्या, फिर अकाउंटिंग में चले गए, हम डायरेक्टली अकाउंटिंग पे मूव ऑन नहीं होंगे। एक मिनट, बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके जी, सॉले वेट कर लेते हैं जब तक बच्चे बच्चे ज्वाइन हो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, जब आप लीज का नाम सुनते हैं तो जाहिर सी बात है, एक चीज दिमाग में आती है कि भाई आप बोलें कि जैसे हमने तो बेसिक लीज सीखी है कि अगर मैंने कोई कार बैंक से लीज पे ली है, ऐसा ही है ना, यही चीज है। बट हमें उसको इस पर्सपेक्टिव के साथ साथ IFRS के पर्सपेक्टिव से देखना है। वो कहता ही है कि लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कहीं और भी देखा है, फाइनेंशियल एसेट्स में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट होता था, यहाँ के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट है। बट वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो एक बंदे के लिए क्रिएट करता था फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए क्रिएट करता था फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। हमने वहां पे दोनों की अकाउंटिंग सीखी। वो कहता ये है कि यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। सही है जी, दो लोगों के बीच में। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में, जिसमें से एक बंदा लेसर और दूसरा बंदा लेसी है। वहां पे था इन्वेस्टर और इशूअर, यहाँ पे है लेसर और लेसी। लेसर वो बंदा है जो एसेट लीज पे देगा। लेसर वो बंदा है जो एसेट लीज पे देगा। लेसी वो बंदा है जो एसेट लीज पे लेगा। सही है जी। यानी सर, मुझे एक बात समझ आ रही है कि लीज के अंदर हम जो सीखेंगे वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे जिसमें दो लोग होंगे, एक लेसर होगा एक लेसी होगा।
आपसे कोई पूछे आज के बाद कि लेसर कौन होता है, तो आपका जवाब होगा वो बंदा जो एसेट लीज पे देगा। ओनर नहीं कहेंगे हम कहेंगे जो बंदा एसेट लीज पे देगा। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी। मैं अगर किसी जगह किराए पे रहता हूँ तो वो जगह मेरी नहीं है, मैं उसको सब लीज कर सकता हूँ विद ऑल ड्यू परमिशंस, तो उसमें कोई ओनरशिप लाजमी नहीं है। तो आप ओनरशिप को कटाएं, आप सिर्फ ये समझें कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को एसेट लीज पे देगा तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जो बंदा लीज पे एसेट दे रहा है वो लेसर है, जो बंदा लीज पे एसेट ले रहा है वो लेसी है। सिंपल, सही है जी। आगे फिर मैं कहता हूं वो जो बंदा एसेट लीज पे दे रहा है वो उस एसेट को बेच नहीं रहा, वो उस खाली एसेट को राइट यूज करने का उसको दे रहा है। वो उस एसेट को यूज करने का सिर्फ क्या फराहम कर रहा है, राइट। तो वो कह रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में जो दूसरी पार्टी को, जो कि लेसी है, उसको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट दे, यानी सिर्फ एसेट को यूज करने का राइट दे, ना कि उसकी ओनरशिप। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, आगे फिर बोलता है जिंदगी भर के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए, जिसको हम इसकी जबान में कहेंगे सर लीज टर्म, कि कितने टाइम के लिए। अच्छा, फॉर स्पेसिफिक पेमेंट, इसको हम कहेंगे फिलहाल रेंटल। फिलहाल क्या कहेंगे? रेंटल। यानी सर मुझे एक बात बताएं, नहीं इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने अदनान, अभी जस्ट शुरुआत की है मैंने। अच्छा वापस से मैंने कहा भाई लीज में IFRS 16 में कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, सही है जी। और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। एक बंदा होगा लेसर, दूसरा बंदा होगा लेसी। अच्छा भाई लेसर को हमने जानबूझ के काला रखा है क्योंकि ऐसी बात है ये जब सूद पे देगा तो सूद लेने और देने दोनों पे क्या है, लानत है। इस पे लानत पहले ही आ चुकी है, उस पे आ जाएगी, सही है जी। पर खैर समझने की बात यह है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में जिसमें से एक बंदा होगा लेसर, पे मैंने आपको मतलब समझाया। लेसर एक ऐसा बंदा है जो एसेट लीज पे देगा, जो टेक्निकली हो सकता है कि एसेट का मालिक है, और लेसी वो बंदा है जो एसेट लीज पे लेगा। अच्छा, एसेट लीज पे लेने का मतलब यह है कि वो एसेट खरीद नहीं रहा, उसका राइट ले रहा है, उस एसेट का वो राइट, तभी वो कह रहा है राइट और यूज ऑफ एसेट। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, अगर ये एसेट उस बंदे को इमीडिएटली बेच दिया जाता तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती, और जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती तो देयर इज नो मोर लीज, वो सेल होती। वो क्या होती? और सेल के लिए IFRS 15 है, 15। सेल के लिए कौन सा है? IFRS 15, जो कि तुम्हारे कोर्स का पार्ट है। तो फिर IFRS 15 और 16 में क्या फर्क है? यहाँ पे ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या ज्यादा है, राइट टू यूज ऑफ एसेट ज्यादा है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? एक बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल सेल में और लीज में। लीज में आपसे राइट फराहम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। अच्छा, तो क्या हम यूं समझें जब मैं बेच देता हूं ना तो कॉन्ट्रैक्ट सेल का होता है, जब मैं बेच देता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट सेल का होता है। यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं बट ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ राइट का है, ये सेल का नहीं है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एग्जीक्यूटेड फॉर सेल और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ क्या फराहम हो, राइट फराहम हो। तो सर अच्छा, जो राइट फराहम होगा क्या हमेशा के लिए होगा या कुछ टाइम के लिए? स्पेसिफिक टर्म को हम कहते हैं लीज टर्म। अच्छा, फिर एक और चीज, क्या फ्री में होगा या कुछ पेमेंट्स होंगी? उसको हम कहते हैं रेंटल। कोई मसला है यहाँ तक? हमने सिर्फ अभी अकाउंटिंग नहीं सीखी, हमने सिर्फ अभी उसकी डेफिनेशन सीखी है, सही है जी, ताकि हमें तमीज आए, समझ आए। क्योंकि मैं एग्जामिनर हूं तो मैं तो मिक्स सवाल बनाऊं। एक बार ICW में आया मिक्स सवाल, 5 सिचुएशंस दी, बोला इसकी अकाउंटिंग करके, तो फिर तुम्हें खुद पहचानना था कि उसकी सेल की अकाउंटिंग करनी है या लीज की अकाउंटिंग। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है इंस्टॉलमेंट सेल्स का, कि उसमें सेल तो हो जाती है, ओनरशिप चली जाती है, उसकी क्या आती रहती है, इंस्टॉलमेंट्स। तो वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। बात क्लियर है? तो वो सेल हो गए तो IFRS 15 अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ अलीशा बिल्कुल, अभी क्लास शुरू हुई है। मैंने सिर्फ अभी ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, लेसर और लेसी। आखिर बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम। इधर
कॉन्ट्रैक्ट है कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बीच में, एक है लेसर, दूसरा लेसी। अच्छा जी, लेसर वो बंदा है जो एसेट लीज पे देगा, लेसी वो बंदा है जो एसेट लीज पे देगा। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई लेसर अगर एसेट लीज पे देगा तो ये सेल नहीं कर रहा, सेल होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेल का होता है, ये है कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, तभी तो इसका नाम है लीज। मैं एसेट लीज करवा रहा हूं अपने पास। बात समझ आ रही है? इसमें चीजें ऐड करनी है मैंने अभी। अच्छा, यानी एक बंदा जो लेसर है उसने सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया है जस्ट फॉर कि भाई एक मैं एसेट को यूज करने का उसको क्या दे रहा हूँ, राइट। मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा। अच्छा, क्या हमेशा के लिए या स्पेसिफिक टर्म के लिए? उसको हम इस जबान में कहेंगे लीज टर्म। क्या फ्री में या पैसों पे? उस पैसे को मैं कहूंगा रेंटल। अब तक क्लैरिटी है? सिर्फ डेफिनेशन समझाइए, इसके आगे कुछ भी नहीं बताया, अब बाकी मैं खुद चीजें इसमें ऐड करूंगा। अच्छा भाई, सर ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिक टर्म एंड पेमेंट के बाद लीज के पास ओनरशिप आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। आपने सुकून और तामुल बनाए रखना है, यहाँ पे फोकस होकर मेरी बात सुननी है एक एक करके। मैंने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट की बात तो समझ आ गई, सही है जी। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर ROUA। आज के बाद जब भी मैं ROUA लिखूंगा तो मतलब क्या है? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। क्लियर है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट फराहम कर रहा है सामने वाले को। अब आए तो मैं FAR 1 की दुनिया थोड़ी सी घुमा के आता हूँ, क्योंकि हमें पहले क्लैरिटी चाहिए होती है, जैसे IFRS 9 में चाहिए थी। आगे मैंने ये कहा कि सर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन कर लिया, ये कहानी खत्म हो गई, आओ FAR 1 में चलें। आपको याद आ रही होगी सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये जो वो सवाल हैं जो आपके दिमाग में कभी आते ना, तो फिर कोई एड्रेस करने वाला नहीं होता, तो मैं खुद ही बता देता हूँ, फोकस होकर सुनना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, याद करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप कब होते हो? जब या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या तो रेंटल, रेंटल आया, रेंटल पर्पसेस के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई यहां पे जो लेसर है, सही है, वो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसने उस प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग, लेसर ने इस प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग IAS 40 के हिसाब से की, पर इससे आने वाला जो रेंटल है वो लीज रेंटल है। वो कौन सा रेंटल है? लीज रेंटल है। उसकी अकाउंटिंग होगी IFRS 16 के तहत, जो कि अभी हमने सीखी नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन IAS 40 एंड IFRS 16। फर्क समझें। मैं कह रहा हूं ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वो सवालात हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए थे। सुनिएगा, मैंने क्या कहा, ये जो लेसर है इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मालिक है, इसने अल्लाह की कसम अकाउंटिंग इसकी इस प्रॉपर्टी की IAS 40 में की हुई होगी, इसको फेयर वैल्यू पे रखा होगा, फेयर वैल्यू पे रखा होगा, तो वो फेयर वैल्यू को गेन PNL में लेके जा रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, पर मैं कह रहा हूं जो इससे आने वाला रेंटल है, तो क्या मैं कहूंगा ये प्रॉपर्टी मैंने लीज पे दी हुई है। अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने लीज पे दी हुई है, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ या लीज की? वेरी गुड, हमें लीज की अकाउंटिंग सीखनी है, मुझे प्रॉपर्टी की आती है, ये क्लियर कर रहा हूं मैं अभी पहले तो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मल्टीपल स्टैंडर्ड्स का मिक्स है, वो कुछ भी पूछ सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहली चीज क्या कही, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मालिक हूं। इन्वेस्टमेट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कैसे होती है? IAS 40, मैं तो एग्री कर रहा हूं इस बात पे। IAS 40 में होती है किसकी अकाउंटिंग? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग। पर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने किस पे दे दी? लीज पे। तो क्या लीज की अकाउंटिंग सीखी या सीखेंगे? भाई जो उस लीज से रेंटल आएगा वो नहीं सिखाया ना, वो देखना है इसमें। पहले बताओ, बात क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं आ गया किधर भाई? लेसी के पास। क्या ये मानते हो कि लेसी के पास ये प्रॉपर्टी, हाँ भाई लेसी के पास इस प्रॉपर्टी का राइट है? अच्छा, क्या अगर मैं इसको सही और तमीज से लिखूं
क्या मैं कह सकता हूं कि लेसी के पास इस प्रॉपर्टी का राइट ऑफ यूज है? राइट ऑफ, मुझे ये IFRS 16 ये बताता है कि ये लेसी इस प्रॉपर्टी के राइट ऑफ यूज की अकाउंटिंग कैसे करेगा? वेरी गुड। कौन से IAS के तहत करेगा? IFRS 16। इसकी अकाउंटिंग आप कहेंगे सर IFRS 16 के तहत होगी, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है। अब वापस से स्कोप पे आते हैं। डेफिनेशन क्या थी? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। लेसर, लेसी। लेसर कौन है? जो एसिड लीज पे देगा, ये रहा। इसने जो एसिड लीज पे दिया वो इसकी प्रॉपर्टी है, वो इसकी प्रॉपर्टी है। इसने, अब देखो हम ना, फिर आप बहुत जल्दी चले गए ना आगे। मैं तो कह रहा हूँ इतना मुश्किल स्टैंडर्ड है, मैं खुलवा देता हूँ 250 पेजेस, रीड करते रहना मेरे साथ चलो ना बिल्कुल सुकून से। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं होती अगर वो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, तो आप उसको भूल जाए ना, फिर आप मेरे साथ फ्लो में चलें। अगर मैं कुछ अनअटेंडेड रहने दूं जो कि हो नहीं सकता, तब आप मुझसे पूछिएगा। मैं खुद ये सवाल किसी के दिमाग में आता भी नहीं, पहली बात तो ये। तुम लोग बोलते जो बोल रहा है बोल के चला जाए, अभी रोजा लग रहा है, सही है ना? तो पहले सुकून से आप मेरी बात समझे ना, जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का भाई के होते हुए, खाली इधर सुनो। लेसर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 के तहत इसको किस पे दे दिया? लीज पे। लीज की अकाउंटिंग हमने नहीं सीखी लेसर के पर्सपेक्टिव से, आया कि उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसकी अकाउंटिंग मैंने सीखी हुई है। प्रॉपर्टी अलग बात है, उसको लीज पे देना। मैंने उस लीज से आने वाली कमाई की अकाउंटिंग नहीं सीखी, ना भी मैंने सिखाई है। उधर आ जाओ लेसी की तरफ, यही प्रॉपर्टी उसके पास बिक गई या से राइड गया? वेरी गुड। तो जब उसके पास, प्लीज सुनिएगा, जब उसके पास ये राइड गया है, वो कौन है बंदा? दूसरा, लेसी। लेसी के पास जो राइड गया तो वो कुछ पे करेगा ना इसके लिए, क्योंकि उसने उसने ये प्रॉपर्टी किस पे ली हुई है? जल्दी बताओ। लीज पे। आप समझ आ रहा है? उस प्रॉपर्टी किस पे ली हुई है? लीज पे। तो मुझे ये सीखना है IFRS 16 में कि वो बंदा जो कि लेसी है, कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी है, वो इस लीज की अकाउंटिंग कैसे करेगा? पहले बताओ, बात समझ आई? यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेसर एंड लेसी। पहला बेसिक डिफरेंस। अच्छा भाई, अब डेप्रिशिएट कौन करेगा? टैक्स से कंफ्यूज नहीं करो। अच्छा जी, ओके, आफाक उसको खुद जवाब दे रहा है। चलो, यहां तक कोई मसला क्लियर है? पक्का? एक एक चीज लेके चलनी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, जल्दी से ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, फौरन से। क्लियर है? जल्दी से भाई, तो फिर आगे चलें। ओके जी, क्लियर है, वेरी गुड। अब सर, ये तो पहली एग्जांपल दी ना, अब फोकस हो गया, अब मुझे इसको दूसरे स्टैंडर्ड से लिंक करना है। ये पहली एग्जांपल हो गई, मैंने कहा है सर दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल सही है जी। अरे यार, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? हम ना, वो कह रही है डेप्रिशिएट कौन करेगा, वो कह रहा है टैक्स से कंफ्यूज नहीं करो, वो कहता है टैक्स का कौन पूछ रहा है। अरे भाई, मेरे भाई बहन आपस में क्यों खड्डा कर रहे हो? मेरे से पूछ लो ना भाई, मैंने बता दिया ना कि कोई नहीं है अभी मसला, डेप्रिसिएशन को भूल जाओ आप, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। सही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे होती तो वो डेप्रिशिएट करता होता। सही है। चलो अभी भड़ा नहीं करो ना, तो देख लो ना, क्लास चल रही है इधर, प्लीज फोकस। आपस में ही खेल रहे हो। हाँ हाँ, अरे तो भाई क्या हो गया? वो गुड फेथ में, अरे वो गुड फेथ में जवाब दे रहा था मैं आपको मेरी बहन, कोई मसले वाली बात नहीं है इधर। अच्छा जी, इधर प्लीज फोकस। अच्छा भाई, इधर दूसरा केस प्लीज सुनिएगा यार, ये कनेक्शन है इसमें बता रहा हूँ इसलिए। अच्छा भाई, अब हम बात कर रहे हैं फिर से लेसर की। अच्छा, मैं फिर बता दूं कि अगर ये कॉन्सेप्ट मिस हुआ ना, तो आगे ये बड़ी तकलीफ देगा ये लीज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिमाग घुमा देगा। तभी बहुत ही बेसिक सिनेरियोज बता रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में सवाल आते हैं यार, ऐसा क्यों हो रहा है। वो सारे क्यों के जवाब आते हैं आज की क्लास में। मैं चाहता अकाउंटिंग शुरू करवा देता। अकाउंटिंग से पहले आपने डिफरेंसेस समझने बिटवीन डिफरेंट IAS एंड IFRS। सुनो इधर। अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा कि एक लेसर है, उमर जानी ये लोग मारेंगे मुझे अगर मैंने कोई ओवरव्यू दिया, क्योंकि मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। प्लीज फोकस होके जानी, देख लेना इसको इधर। लेसर, मैंने ये कहा कि भाई ये लेसर एक बैंक है। ये लेसर एक बैंक है।
ये भाई है हमारे लेसी। अच्छा भाई, अब इनको चाहिए एक कार। सही है भाई, मेरी ड्राइंग हमेशा कोई और बनाता था। इधर यानी मेरी अम्मी, इधर। चलो जी, कार जैसी भी है अभी चला लो इसको। इधर जो हंस रहा है उसी को बिठा के लेके जाऊंगा इसमें। इधर हंस नहीं, अब इधर। अच्छा भाई तुम, अच्छा भाई कार। अब सुनो, लेसी को ये कार अवेल करनी है। अब इस भाई के पास पैसे अवेलेबल नहीं है। अब हम एक एक सिनेरियो डालेंगे ना। अच्छा भाई, अब इस कार का जो ओनर है, सही है, ये एक शोरूम का मालिक है डेफिनेटली। अच्छा भाई, ये लेसी इसके पास गया शोरूम वाले के पास, ने बोला भाई ये कार अच्छी लग रही है मेरे को चाहिए। तो उसने बोला भाई पैसे दो, उसने बोला पैसे तो नहीं है। तो फिर ऐसी बात है, और कुछ हो नहीं सकता। ऐसा सुनो, ये इसने अप्रोच किया बैंक को। इसने अप्रोच किसको किया? बैंक को। बहुत सुकून से समझना इस बात को, बहुत सुकून से। इसने अप्रोच किया बैंक को। ये बैंक के पास गया, इसने बोला मुझे कार चाहिए। इसने बोला भाई हम तो लोन देते हैं। गलत चीज गलत बंदे से मांग रहे हो। वहां जाते हो उसको कार का बोलते हो, उसके बाद तुम पैसे नहीं है। हमसे पैसे मांगने चाहिए, हमसे क्या मांग रहे हो? कार। अच्छा भैया नहीं बात समझे। लेसी ने कहा नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मुझे कार पसंद आ रही है, आप मुझे फाइनेंस करके दे। उसने बोला अब तुमने काम की बात की है। अच्छा, बैंक का क्या कार परचेज करना क्या उसका बिजनेस होता है, या उसका बिजनेस एडवांस देना होता है? यानी अब बात समझे ना, मैं ये कह रहा हूं बैंक का बिजनेस कार को अपने पास रख के इन्वेंट्री बना के सेल करना नहीं है। उसका बिजनेस तो सिर्फ ये है कि वो लोगों को उधार पे पैसा दे, लोगों को उधार पे पैसा दे। इस बैंक ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इस बैंक ने क्या किया भाई? कॉन्ट्रैक्ट किया लेसी से, बंदे से। इसने कहा सही है भाई, मैं वन शॉट पेमेंट करूंगा शोरूम वाले को 30 मिलियन की, या 3 मिलियन की, 30 मिलियन, 3 मिलियन की, 30 लाख रुपए, 3 मिलियन की पेमेंट करूंगा शोरूम वाले को। इसने कहा सही है भाई, बैंक कह रहा है मैं इसको 3 मिलियन वन टाइम पे कर दूंगा। अच्छा, तो फिर लेसी कह रहा है कि वही 3 मिलियन की गाड़ी आप मुझे दे देंगे? बैंक कह रहा है बिल्कुल आपको दे दूंगा। तो फिर लेसी कह रहा है क्या आप मुझसे पे 3 मिलियन ही लेंगे? बोलेगा निकल यहाँ से, फिर तेरे को मैं समझा रहा हूँ। वो कहेगा 3 मिलियन की कार परचेज करूंगा मैं। वो समझे आप, वो समझे आप, 3 मिलियन की कार परचेज करके मैं आपको कार हवाले करूंगा। सही है जी, पर कार के कागजात अपने पास रखूंगा जब तक आपकी किस्तें कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यानी सर ये भी केस है कि इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होगी आखिर में, जब सारी किस्तें खत्म हो जाएंगी। पहले बताओ ये लॉजिक समझ आई पूरी? मतलब ये तुम लोगों के लिए किया, ये मैंने पूरी कहानी ताकि समझ आए कि गेम क्या चलती है। यानी लेसी को अगर कार चाहिए थी तो उसने शोरूम से पसंद की, ये बैंक के पास गया, बैंक पहले अपने नाम पे उसको खरीदेगा। आई होप ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। बैंक अपने नाम पे इसको खरीदेगा, बैंक वो कार उठा के किसको दे देगा? लेसी को। और फिर इस 30 मिलियन को समझेगा कि मैंने सामने वाले को क्या दिए हैं उधार, सामने वाले को क्या दिए, तो टेक्निकली अपना एसेट परचेज करके लीज पे तो दिया है, जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसके ऊपर वो क्या चार्ज करेगा। इसलिए हम कहते हैं एसेट्स की लीजिंग ऐसे होती है कि मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक मेरा पसंद किया हुआ एसेट परचेज करता है पूरे पैसे देके, और वो चीज मुझे दे देता है। तो वो जो बैंक है, अब बैंक मुझसे पूरे पैसे लेगा, वो 30 मिलियन भी लेगा और उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी लेगा। लेट से 30 मिलियन की कार है ना, तो मेरी किस्तें बना देगा, इंस्टॉलमेंट्स बनाएगा, और इंस्टॉलमेंट्स होंगी इतनी ज्यादा कि वो 30 मिलियन को भी कवर करेंगी और इंटरेस्ट को भी। यानी लेट से अगर मुझे पूरे टेन्योर में हो सकता है कि 4 मिलियन पे करने पड़ जाए, 1 मिलियन ज्यादा। 1 मिलियन ज्यादा क्यों दूंगा मैं? इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, बैंक ने मेरी हेल्प की है, तो वो मुझसे चार्ज करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, बिटवीन 2 पर्सन्स। पहला लेसर,
दूसरा लेसी, अभी क्या सेल हो गई या सिर्फ राइट ट्रांसफर हुआ है? सेल क्यों नहीं हो रही? ये बात बोलिए ना सर, सेल तो तब होगी जब पूरी पेमेंट कर देगा। पहले तो बात समझ आई। यानी एक बच्चे ने सवाल पूछा था आसिफ ने कि सर क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, ये रहा वो केस जो बैंक में आप देखते हैं। पर तब तक तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, इसको हम कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे चार्ज क्रिएट हुआ होता है। फिर कल को सामने वाला अगर डिफॉल्ट करेगा ना, आप ये कार की फाइल किसी को भी भेज सकते हैं ताकि आपके पैसे रिकवर हो जाएं। भाई बात क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात है? यानी देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। अच्छा, अब आगे मुझे एक बात बताएं, जब बैंक ये एसेट को परचेज करेगा तो ये बैंक की क्या होगी? एसेट होगा। एसेट होगा ना। ये पता है बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? पीपी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर तुमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बचपन में तमीज से पढ़ा हो ना, IAS 16, तो IAS 16 आपको ये बताता है कि अगर आपने एसेट खरीदा है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए या किसी को रेंट पे देने के लिए, तब भी वो IAS 16 में आएगा। तब भी वो IAS 16 में आएगा फॉर रेंटल पर्पसेस। फॉर रेंटल पर्पसेस, अगर फॉर रेंटल पर्पसेस भी है तब भी वो कहाँ आएगा? IAS 16 में। अब देखो दो चीजें होंगी, अगर ये IAS 16 में ले आया यहाँ पे और इसने इसको रेंट पे नहीं दिया तो मकसद क्या होगा? फिर खुद यूज करेगा तो वो डेप्रिशिएट होगा। व्हाट इफ ये रेंट पे दे दे, तो ये एसेट इसकी किताबों से निकल जाएगा, किसके पास चला जाएगा? IFRS 16 के हिसाब से, जिसकी अकाउंटिंग अभी हमने सीखी नहीं है। पर पहले ये बात बताओ, फर्क समझाना चाह रहा था। ऐसा हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लीज पे दूं? यस। क्या ऐसा हो सकता है कि IAS 16 की प्रॉपर्टी को लीज पे दूं? यस। मैंने दोनों प्रूफ कर दिए अभी बातों बातों में। दिस इज द लिंकेज बिटवीन टू स्टैंडर्ड्स। बल्कि 3, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता हूं, पक्का मना नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो IAS 40 है सर, वो प्रॉपर्टी है, उसकी लीज IFRS 16 है। वेरी गुड। अच्छा भाई, एक बच्चे ने क्या बेहतरीन जवाब दिया है, सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली पर्टेन्स टू लैंड एंड बिल्डिंग, उसके अलावा तो IAS 16 है। उसके अलावा जो भी रेंट के लिए रखा हुआ वो क्या है? IAS 16 है। और लैंड और बिल्डिंग रेंट पे देने के लिए रखा हुआ है तो IAS 40, और उसके ऊपर आने वाली लीज IFRS 16। भाई तीनों में फर्क समझ आ गया? ये आपने बात बेसिकली समझनी होती है टू बिफोर स्टार्टिंग IFRS 16, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा भाई, सर पीपी अगर रेंटल पर्पस के लिए है तो वो IAS 40 में, देखो मोहसिन नफल, चलो कह रहे क्लियर हो गया भाई, क्लियर है। यानी सर पीपी के अंदर अदर देन लैंड और बिल्डिंग आएगा अगर रेंट पर्पस के लिए। चलो तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, मैंने बिल्डिंग खरीदी अपने यूज के लिए, कहाँ आएगी? पीपी में, अपने यूज के लिए। आर यू श्योर अबाउट इट? ओके, मैंने बिल्डिंग खरीदी अपने यूज के लिए, लीज पे दे दी, गलत। अभी भी IAS 16, अभी भी IAS 16, उसकी लीज IFRS 16। बात क्लियर है? यही 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 पिक करना चाह रहा था। अच्छा, मैंने बिल्डिंग बिल्डिंग परचेज की, सुनिएगा आप लोग बताइएगा, बिल्डिंग परचेज की रेंट पे देने के लिए, IAS 40 पक्का? चलें जी, उस पे लीज आई, उसकी लीज IFRS 16, जिसकी अकाउंटिंग अभी सीखी नहीं है। वेरी गुड यार, यानी IFRS 16 पे आ जाऊंगा मैं। अब आगे, अब लेसी है। अब काउंटर पार्टी को सोचो, लेसी दोनों केसेस के अंदर एसेट्स का राइट ऑब्टेन कर रहा है, तो चाहे वो बिल्डिंग राइट पे ले, चाहे अदर देन बिल्डिंग कोई एसेट राइट पे ले, उसके लिए तो लीज है ना। तो उसके लिए कौन सी IFRS 16? टोटल क्या लगेगा? IFRS 16। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप दोनों सिचुएशन रखें। अगर मैं बिल्डिंग लीज पे दे रहा हूं तो मेरा जो लेसर है वो बिल्डिंग की सेल्फ अकाउंटिंग IAS 40 पे करेगा, वो तो अपनी जगह है। उसकी लीज की अकाउंटिंग IFRS 16 पे करेगा। पर लेसी सोचो, लेसी के लिए तो वो एसेट लीज है ना, तो वो तो पूरी अकाउंटिंग किसकी फॉलो करेगा? IFRS 16 की। और अगर मैंने सामने वाले किसी XYZ बंदे से जनरेटर लीज पे लिया है, व्हीकल लीज पे लिए, तो मैं बीइंग अ लेसी कौन सी अकाउंटिंग करूंगा? IFRS 16 की, क्योंकि मेरे पास सिर्फ राइट है, उसकी ओनरशिप नहीं है। तो सामने वाला बंदा किस पे रखेगा इसको? IAS 16।
लेसर, इन्वेस्टर भी निकाल दो दिमाग से, वो हो गया बस। लेसर किस पे रखेगा? IS 16 पे। पहले बताओ ये स्टैंडर्ड्स की गेम समझ आई, कब कौन सा स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई होना है? वेरी गुड। अच्छा जी, अब एक और बात, अगर तुम्हें पिक हो जाए, ऐसी दिल हो रहा था मेरा बताने का, थोड़ा खेलूं तुम्हारे दिमाग से। IS 16 और लीज IFRS 16 बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी गुड, आगे सुनो। मैंने ये कहा सर एसेट IS 40 ये 16 पर, इनकम IFRS 16, बिल्कुल ऐसा ही हसीब, अब तक तो यही बोला ना मैंने कि बिल्डिंग लीज पे देने के लिए रखी है तो बिल्डिंग IS 40 में आएगी, उसकी लीज की अकाउंटिंग IFRS 16 में आएगी। अगर PP जनरेटर व्हीकल रेंट पे देने के लिए रखा हुआ है तो वो जनरेटर व्हीकल IS 16 में आएगा, उसकी लीज की अकाउंटिंग IFRS 16 में आएगी, जो कि अब तक हमने सीखी नहीं है। अच्छा, अदनान कह रहे हैं सर कैन लैंड एंड बिल्डिंग बी रेंटेड अकॉर्डिंग टू IS 16? नो, बिकॉज इफ यू इंटेंड टू गिव योर लैंड एंड बिल्डिंग टू लीज तो इट विल बी क्लासिफाइड एज IS 40 फर्स्ट। ज्यादा बोल दी मैंने आज, सही है अदनान? अगर आप लैंड और बिल्डिंग की इंटेंशन रखते हैं कि मैं उसको लीज पे दूंगा तो वो PP में हो ही नहीं सकती, वो कहां चली जाएगी? और फिर आपको वही कंडीशन याद आएंगी कि आपने वो जगह वेकेट कर दी हो। याद आ रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपको जगह क्या करनी होती है? वेकेट करनी होती है। वंस वेकेटेड तो आपको पता लग जाता है कि वो नेसेसरी स्टेप्स हैं जो कि मतलब काबिल कबूल है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए। वो तो अपनी अकाउंटिंग है ना, उसको नहीं छेड़ रहे हैं, वो अपनी जगह है। सही है अदनान, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। सर लीज और रेंट में सिर्फ ये फर्क होता है ना कि आखिर में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, गलत कह रहे हो सैयद अली हसनैन, ये कैसी बात कर दी हर्ट करने वाली। लीज और रेंट टेक्निकली सेम है, लीज और रेंट टेक्निकली सेम है। ये कह रहा है कि फर्क ये होता है आखिर में ओनरशिप। भाई अगर मैं कहूँ ARTT ने नीचे जनरेटर लिया हुआ है, हम तो उसका जमाने से रेंट पे कर रहे हैं, ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होगी, वो रेंट रीन्यू होता रहता है, एग्रीमेंट रीन्यू होता है, तो क्या ओनरशिप मेरी है? नहीं ना, तो रेंट पे नहीं करूंगा। तो तब भी मैं यही कहूंगा कि मैंने वो एसेट या जनरेटर किस पे लिया हुआ है? लीज पे। तो उसकी हम लोग अकाउंटिंग किसके तहत करेंगे? IFRS 16 के तहत। खत्म, सिंपल रखना है, दिमाग की खिचड़ी नहीं बनानी बिला वजह। सही है जी, जितना मैंने बताया उतना, और ज्यादा ही बता दिया मैंने। सही है जी। अच्छा भाई, हाउ मच मार्क्स डज IFRS 16 कम इन दी पेपर? 15 मार्क्स, 20 मार्क्स। सही है, पर पहले सीख तो लो भाई। अगर चलो मैं बोल देता 5 नंबर का आता तो क्या तुम लैपटॉप बंद कर देते? हाँ, ये कैसी बात हो गई? सर अगर प्रॉपर्टी का लीज है वो IS 40 में आएगा, एंड अकाउंटिंग बिल्कुल ऐसा ही। फैजान मेरी जान, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की लीज है तो प्रॉपर्टी इटसेल्फ IS 40 में आएगी, उसकी लीज की अकाउंटिंग IFRS 16 में आएगी। अकाउंटिंग पे पहुंचने तो दो, अभी तो स्कोप में घुमा रहा हूँ। लीज रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट whereas रेंट रेफर्स टू द पेमेंट। यार बिल्कुल सही बच्चे ने बात बोली है, वेरी गुड यार, सही बोला इसने बोला लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट उसकी एक पेमेंट है। लीज एक और रेंट उसकी एक, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही बोला। अच्छा भाई, अब पहले बताओ, अगर आप लोग इजाजत दें मुझे, ओह भाई ये तो एक तो इस पे भी हर्ट रिएक्ट का ऑप्शन आ गया, देखो बच्चे दिल बना रहे हैं यहाँ पे। इधर इस पे टिक लगा दें, डेफिनेशन समझ आती है, स्कोप समझ आता है, अब आगे जा सकते हैं हम आगे। अब मैंने कुछ एक्सपेक्ट्स बताने, क्योंकि ये बेसिक्स नहीं आते ना तो बच्चा पता है करता है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, एग्जामिनर के कमेंट्स हैं कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए उन्हें बेसिक तमीज नहीं थी कि अकाउंटिंग कब से शुरू करनी है, तो वो अकाउंटिंग करके आए, पर उसको अकाउंटिंग का एक नंबर भी नहीं मिला क्योंकि उसने अकाउंटिंग गलत टाइम से शुरू की। अब देख लेते हैं कि वो वजह, वो मसला क्या था। इधर भाई आपने लीज समझ लिया, लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, अब ये भी तो देखो लीज शुरू कब से होगी, लीज शुरू कब से होगी। आप दो तरीके की डेट्स इंकाउंटर करेंगे लीज के अंदर IFRS 16 के अंदर, एक होती है इंसेप्शन डेट, एक होती है कमेंसमेंट डेट। अब बात सुनिएगा, मैंने कहा जो इंसेप्शन डेट होती है ना, इंसेप्शन डेट, ये वो डेट है जिस दिन मैंने एग्रीमेंट किया। अब एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे इस लीज वाली एग्जांपल में, जब कार लीज पे लेने गया था मैं, तो बैंक से मैंने एग्रीमेंट कर लिया, बैंक ने कहा हाँ यार हम आपकी इतनी किस्तें बना के देंगे,
सही है ना, उस पर इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये कार हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा भाई बैंक से एग्रीमेंट हो गया, बैंक ने 4 महीने बाद मुझे कार परचेज करके दी, क्योंकि उसकी अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज थी। वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहा था, बोल रहा था भाई सैलरी स्लिप जमा कराओ। मैं सुस्त था, मैंने सुस्ती की, मैं गया, मैंने कोई 1 महीने बाद सैलरी स्लिप जमा कराई। फिर उसने बोला भाई अपने घर के बिजली के बिल जमा कराओ। मैंने बोला भाई ये क्या मसला है, तुम्हें बिजली के बिल क्यों? वो कहता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कमाते 50,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो, तुम्हारा बिल 25,000 रुपए आता है, तो हमें कहाँ से दोगे? वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कराई जा रहा है। मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते 4 महीने हो गए, कार दे दो। एग्रीमेंट कितने महीने पहले हुआ? 4 महीने पहले। कार मिली मुझे 4 महीने के, मैं रेंटल कब से पे करूंगा? 4 महीने के बाद। तो एग्जामिनर ना बड़ा बखूबी खेलता है सवाल के अंदर। वो बोलता है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंटर्ड इनटू द लीज एग्रीमेंट ऑन जनवरी 1, 2022. However, possession of asset has been transferred to Mr. B on April 1, 2022. अकाउंटिंग कब से करूंगा? जब लीज कमेंस हुई। जब लीज एग्रीमेंट कब हुआ? कमेंसमेंट कब हुई? तो सर कमेंसमेंट डेट की डेफिनेशन क्या है? द डेट एट विच एसेट वाज मेड अवेलेबल टू लेसी। लिखो ना, मुंह क्या बना रहे हो? द डेट एट विच, जल्दी, द डेट एट विच एसेट वाज मेड अवेलेबल टू लेसी। बिल्कुल याद करके आया हूं, तेरे को ही तो सुनाया था। हाँ, डेट ऑन विच द लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय अ लेसी। तो ये लिखा हुआ। अच्छा, जब आप बुक जब आएगी आपके पास, अभी आ जाएगी, कल इंशाल्लाह कराची आ जाएगी, बन गई है, ऑर्डर कर ली? वाह भाई, इधर। अच्छा, ये अब्दुल मतीन कह रहा है रिपीट करना भाई, ये लिखा हुआ अल्लाह की कसम। डेट ऑन विच द लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी। ये बोल तो दिया। हाँ, वो भी बोल सकता हूं मैं, द डेट ऑन विच लेसर मेक्स एसेट अवेलेबल टू लेसी। मोहसिन कह रहे हैं कि सर आप IFRS 9 का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। हमने कितने सवाल किए क्लास में हैं? अबे 10 तो क्विज हैं। 20 के करीब सवाल किए हैं, 20 के, इससे ही ज्यादा किए हैं। सही है जी। अच्छा, वो सॉले हर्ट हो गया, बोला भाई 12 क्विज हैं सर, ये क्या कर रहे हो मजाक? 12 क्विजेज हैं। सही है जी। 20 प्लस सवाल मैंने कराए इंक्लूडिंग पास पेपर्स। सही है जी। 25 सवाल आप लोगों पे ड्यू हैं। आप मुझसे एडिशनल सवालों की बात तब करना जब आप पहले वो 25 करके आए मेरे पास। ये तो आप सुकून के लिए रखते हैं ना कि हाँ सवाल है मेरे पास, देखते रहोगे, उसको कुछ करना भी है, कुछ चीजें से देखने की नहीं होती, करें आप उसको कुछ। सही है, इधर चलें जी। वाह भाई, सॉलिड ने अनाउंस कर दिया सर संडे को एक ग्रैंड क्विज है। सही है जी, IFRS 9 का, और जितना लीज हो जाएगा उतना सब उसके अंदर मिक्स आएगा। सॉलिड ने भाई जोश में अभी उठाए, मेरे ख्याल से लगता ही है। चले। अच्छा भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले तो एक तो PDF समरी भी दे दी कल। सही है जी, मैंने वीडियो समरी भी दे दी कल। लीज खत्म होगा, इसकी भी समरी मिल जाएगी। आप मुझे बोलेंगे कि सर और सवालात दें, मैं और सवालात देता रहूंगा, पर अगर प्रैक्टिस सेशन में क्या कराऊंगा? मैं यहीं पे आऊंगा, मैं सवाल दूंगा, बोलूंगा सॉल्व करो। तो या तो मैं सवालात के साथ सोल्यूशन दूं, बात एक ही है ना। तुम्हारे लिए अभी भी 25 सवाल हैं, पहले वो करें, फिर आप मुझे बोले, मैं और सवाल दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सही है जी। चलें आगे। एक दिन तो ऑफ मिलता है, उसमें भी क्विज बिल्कुल होगा, ये तो होगा। आप अभी, हम ना, तुम्हें तो पता ही है यार, अभी तो रमजान है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सही हल्का फुल्का हाथ रखा हुआ था। अरे चले, मुझे एक बात पता है, आपको पता लग गया कि लीज क्या होता है? यस। दूसरी चीज पता लगे कि लीज शुरू कब से होगी? कमेंसमेंट डेट से, वो दिन जिस दिन एसेट मुझे अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। क्लियर है भाई? अच्छा आगे सुनिएगा फोकस के साथ। अब ये एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं मैं, इसकी अंग्रेजी जरा मुश्किल है, तो प्लीज आप जरा फोकस होकर देखिएगा इधर। हमने अभी लीज नहीं शुरू किया, हम लीज के एक्सपेक्ट्स को समझ रहे हैं, जार्गन्स को समझ रहे हैं।
अच्छा भाई, मुझे ये पता लग गया मैं लीज में एंटर हो गया, मुझे ये पता लग गया लीज की अकाउंटिंग कब से करनी है, पर ये भी पता होना चाहिए कब तक करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, जिसको मैं कहता हूं लीज टर्म, जिसको मैं क्या कहता हूं, लीज टर्म। अब मैं आपसे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं इस वाली बात पर, जरा इसको भी बताएं भाई। अगर एग्जाम में अकाउंटिंग करनी थी 3 साल की, तुम करके आ गए 5 सालों की, गए मार्क्स, क्योंकि वो पता लगा लेगा कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अकाउंटिंग करनी थी सिर्फ 1 साल की, आप करके आ गए 3 साल की, क्योंकि लीज टर्म बाय डिफॉल्ट थी 1 साल की। आपने कितने की कर ली अकाउंटिंग, 3 साल की, तब भी आपके मार्क्स गए। लीज इतना क्रिटिकल है, बट वंस एक बार हैंडल हो गया ना तो गेम ऑन है। जस्ट लाइक IFRS 9, एक बार IRR गलत पिक किया तो आगे चौरंगी क्या हो जाती है, सारी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही सीन है। तो सुकून से प्रैक्टिस करनी है हमें। अब इधर देखना, फोकस है। अभी हमारा मकसद क्या, हम क्या देख रहे हैं, लीज कब से शुरू होगी ये देख रहे हैं, कब तक चलेगी ये देख रहे हैं। कब तक चलेगी, लीज टर्म का कॉन्सेप्ट है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी मैं आपको सिखा रहा हूं लीज टर्म का कॉन्सेप्ट। लीज टर्म पहले क्या था, लीज शुरू कब से होगी, अब सीख रहे हैं कितने टाइम चलेगी। लीज टर्म सीखनी है हमें, आगे सुनना। मैंने ये कहा कि भाई आपके पास इनिशियल लीज टर्म है कोई 3 साल की, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेसर और लेसी के दरमियान। अब इसको यूं कह सकते हैं कि भाई जनरेटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सही है जी। अच्छा भाई, लेसर ने एक ऑप्शन दिया, सही है, ऑप्शन ये दिया टू एक्सटेंड लीज टर्म, सही है जी, फॉर फर्दर 2 years, फॉर फर्दर 2 years। अच्छा भाई, उसने कहा कि भाई इसका रेंटल 3 सालों का, जनरेटर का 50,000 रुपये पर ईयर, 50,000 रुपये पर ईयर। अच्छा भाई, हमने कहा कि भाई यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, सही है जी, 50,000 की जगह इसको कर लेते हैं हम भाई 5 लाख रुपए, ताकि रियलिस्टिक लगे, सालाना है। अच्छा भाई, वो कह रहा है कि जब आप 3 सालों बाद आगे के 2 साल अगर रिन्यू करवाएंगे तो आपको रेंटल ऑफर किया जाता है कोई 1 लाख रुपए का। अच्छा, अब सवाल कुछ इस तरीके का आ गया आपके पास। अभी हमने लीज की अकाउंटिंग नहीं सीखी, उसके पैरामीटर सीखना है। अच्छा देखो, मैं अगर लीज की अकाउंटिंग शुरू करवा दूं ना और मुझे पैरामीटर्स नहीं पता हो तो अकाउंटिंग होनी नहीं, मुझसे हो ही नहीं सकती, गलत होगी ना, क्योंकि मुझे ये चीजें पता नहीं होंगी। टोटल रेंटल नहीं, पर ईयर रेंटल 5 लाख है। 1 साल का 5 लाख रुपए, दूसरे साल का भी 5 लाख रुपए, तीसरे साल का भी 5 लाख रुपए। नहीं, फिर वो कह ही रहा है कि अगर आप अगले 3 साल खत्म होने के बाद जब अगले 2 सालों में आएंगे तो उसमें आप 1 साल में 1 लाख रुपए पे करना, एसेट पुराना भी हो जाएगा बिल्कुल। अब मुझे लेसर ने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन दिया है टू एक्सटेंड द लीज टर्म, टू एक्सटेंड द लीज टर्म। अच्छा, अब आपको IFRS 16 ये कहता है कि जब आप लीज की अकाउंटिंग कर रहे होंगे तब आप अंधों की तरह अकाउंटिंग नहीं करना, आप जरा देख लेना कि क्या कहीं आपके पास एक्सटेंशन ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। अगर एक्सटेंशन ऑप्शन अवेलेबल है, ये बहुत सुकून से समझना वरना मिस हो जाएगी बात। अगर आपके पास एक्सटेंशन ऑप्शन अवेलेबल है तो आपकी लीज टर्म, आपकी लीज टर्म एक्सटेंडेड पीरियड होगी। वापस से फिर सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट तो करना, तो मुझे पहले सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि आप लीज की अकाउंटिंग करते वक्त एक चीज हमने भेजे में रखिएगा कि कहीं आपके पास कोई एक्सटेंडेड पीरियड का ऑप्शन तो नहीं है, एक्सटेंशन ऑप्शन। इफ जवाब आता है यस, तो आप ये देख लें कि कहीं आपकी लीज टर्म 5 साल तो नहीं है एक्सटेंडेड पीरियड। फिर वो कहता ये है कि वो 5 साल एक्सटेंडेड पीरियड तब होगी, अब मैं इंग्लिश बोलूंगा, इफ लेसी is reasonably certain to exercise the option,
इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, जब आपको लगे कि लेसी इस ऑप्शन को लाजमी 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 एक्सरसाइज करेगा। तो लीज टर्म अकाउंटिंग आप कितने सालों की करेंगे? 5 सालों की। और ये बात इस वाले सिचुएशन से क्लियरली एविडेंट है कि कोई बेवकूफी होगा कि जो 5 लाख रुपए की चीज जो पहले मुझे रेंटल दे रहा था, मैं अब 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। अब वो सामने वाला बंदा रेंटल कम क्यों करता है? ताकि वो फ्यूचर में इसको रिन्यू करवाता रहे, क्योंकि एसेट की वैसी ठुगी हुई हालत होती है। और जो लेसी होता है ना, वो कहता है मैं इतनी पकड़ाड़ में नहीं पड़ूंगा, मेरे कनेक्शंस लगे हुए होते हैं सारे भाई, तो मुझे वापस से सारा रिवैम्प करके करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे झंझट में नहीं जाना। तो अगर आपको डे 1 पे ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास एक्सटेंशन ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हो सकता है कि इनिशियल लीज टर्म के बजाय अकाउंटिंग करेंगे एक्सटेंडेड लीज पीरियड की। और एक्सटेंडेड लीज पीरियड कितना है कुल मिला के? 5 साल। तो अब आपको मैं पूछूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की लीज टर्म कितनी है, अकाउंटिंग कितने की? तो पेपर में अकाउंटिंग भी कितने सालों की करेंगे? 5 सालों की। पर वो तब कर पाएंगे जब मुझे तमीज हो, कि मुझे समझ आए कि लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब मैं एक चीज आपको रीड करवाता हूं जो IFRS में लिखी हुई थी, अब आपको एक बात समझ आएगी। खाली आप ये देखिएगा प्लीज यार, फोकस के साथ। टेक्निकली इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूं। वो कहता है लीज टर्म का मतलब है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब ये है कि जो तो तय हो चुका ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बाइंडिंग है, वो तो कैंसिल नहीं हो सकता। अब आगे देखो, फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज एन एसेट। अब मेरे ख्याल से इस केस में नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 साल था। कितना साल था? 3 साल। अच्छा, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, सही है जी, टुगेदर विथ बोला, यानी इसके साथ कुछ और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है जरा रीड करना। पहले आप लेफ्ट हैंड वाली चीज रीड करेंगे जो मैंने समझाई, वो है इधर। टुगेदर विथ मतलब इनिशियल लीज टर्म के साथ, इनिशियल लीज टर्म के साथ। पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड लीज टर्म। भाई वो कह रहा है इनिशियल लीज टर्म कौन सी है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड। लीज टर्म का मतलब क्या बताओ? नॉन कैंसिलेबल पीरियड। फिर बोले नॉन कैंसिलेबल पीरियड में टुगेदर कुछ एक और चीज भी आ सकती है। ये लो, ये रहा, वो पीरियड आ सकता है, वो पीरियड आ सकता है। कौन सा पीरियड कवर किया हो जिसने? किसको? ऑप्शन ने। कौन सा ऑप्शन ने? एक्सटेंड करने के। सही है। पर कब? जब लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो पहले ये बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सही जी। यानी ये हमने पूरी कहानी कर करा के यहाँ तक पहुंचे। हमने बोला कि भाई अगर मेरी इनिशियल लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 साल है, सही है, पर उसके अंदर कुछ और भी आ सकता है, टुगेदर विथ क्या ऐसा पीरियड जिसके लिए मुझे ऑप्शन मिला हो क्या करने का? एक्सटेंड करने का। पर वो कह रहा है इस एक्सटेंडेड पीरियड को अपनी लीज का पार्ट तब बनाना जब लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब एक बच्चा घर पे लेटा हुआ सोच रहा होगा अगर बाद में मुकर गया, उसको मैं कहता हूँ रीअसेसमेंट। उसको मैं क्या कहता हूँ? रीअसेसमेंट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि आगे जाके हो सकता है मैं तीसरे साल पे जाके बोलूँ नहीं करनी मुझे आगे लीज, तो फिर उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी? ना मेरे कोर्स में है, ना हमें पंचायत करनी चाहिए। हमें सारे डिसीजन कब लेने हैं? डे 1 पे, और अकॉर्डिंगली उसकी अकाउंटिंग करनी है। जब चेंज आ जाए, मूड चेंज हो जाए, व्हाटसोएवर कुछ भी हो जाए, उसकी अकाउंटिंग मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है। पर क्या इनिशियल है? तो कोई भी बंदा चाहे सीए फाइनल का सवाल कर रहा हो या ये कर रहा हो या प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग कर रहा हो, वो ये असेसमेंट डे 1 पे करेगा कि उसको ये टर्म कितनी चलानी है। इस केस में तुम लोग क्या कहते हो? जो मेरी एग्जांपल थी, लीज टर्म कितनी होगी, अकाउंटिंग भी कितनी? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा सिचुएशन सवाल में गिवन होता हो, तुम अकाउंटिंग करके आते 3 साल की, तो क्या तुम्हें मार्क्स देता? वो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर जाता है कि इसको लीज टर्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता। पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्का जी? आप कुछ पूछ रहे थे? हो गया? ओके, चलिए जी, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो जल्दी से। अब तक तो आई थिंक तुम्हें आसान लग रहा है। नहीं, अब फिर देखते हैं ना, वो हिंट देगा। अबे हिंट ऐसी देगा ना, अबे हिंट तो ऐसी देगा ना। अच्छा, मैं बोलूंगा मैं 50,000 रुपए के लिए चिंदी चोरी करूँ, नया जनरेटर नहीं ले आऊं, दे दूंगा 5 लाख रुपए वापस किसी और को, 50,000 रुपए के मार्जिन पे कोई नहीं करेगा। अच्छा, मैं फिर ये कहूँ ऐसा भी होता है, तो अभी हिंट दी ना मैंने आपको ये।
भाई हिंट में आपको एक और, अरे मेरी जान, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। अभी वो तेरे को बोले कि भाई तू 5 लाख की जगह 4,99,000 दे दियो, फिर ये तो हो गया कम, नहीं होगा ना, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। अच्छा जी, ओके भाई, यहाँ तक कोई मसला है जानी? पक्की बात है। हाँ जी, लीज टर्म खत्म नहीं हुआ अभी, ये आ गया अभी। हम तो अभी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, वो तो सब तुम्हारी बुक में है जानी, ये सब लिखा हुआ है, यकीन करो, सब लिख के दिया है मैंने, खाली तुम्हें सिर्फ समझना है। सही है जी, लीज शुरू भी तो करना है ना, अभी तो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इधर इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, फोकस होकर सुनना। इनिशियल लीज टर्म उसने कितनी देखी? 6 साल। आइडियली दिस इज अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे वो खामोशी से तुमने सुना, बगैर अपना दिमाग चलाए, सिर्फ मेरी बातों को सुना ना, तो वो समझ आ गई ना बात अंग्रेजी, क्योंकि वो टेक्निकल है, मैं इसको लॉ की तरह समझा रहा हूँ कि इसमें ये इसका मतलब ये है। सही जी, तो ये बना हुआ भी ऐसा ही IFRS। आप सुकून से मेरी बात समझे, क्योंकि इसकी अंग्रेजी उससे थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे समझने में भी टाइम लगा था, तो मैंने बोला अच्छा मतलब ये है इसका, जब प्रैक्टिकली अप्लाई किया। इधर इनिशियल लीज टर्म है 6 साल, ये कौन सा पीरियड है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड। अच्छा भाई, अब ऑप्शन टू कैंसिल आफ्टर 4 years, तो कैंसिलेबल पीरियड कितना है? अब आप मेरी बात समझे ना, मैंने बोला ना आपको, आप लोग खुद सोचेंगे ना, आपको नहीं होगा, आपके बस की बात ही नहीं है इधर, जब तक मैं बताऊं नहीं। इधर मैं फिर कह रहा हूँ ना, वरना आपके बाउंस हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, खुद मैंने इतना टाइम लगाया, प्रैक्टिकली अप्लाई किया, फटा किया, तो तब जाके समझ आया कि भाई अच्छा ये मतलब है इसका। इधर सुनो, इनिशियल लीज टर्म 6 साल, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, पत्थर पे लगी है। लेसी चाहे ना 6 साल तक ड्रैग कर सकता है, लेसी के पास ही राइट है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, लेसी को बोला 6 साल के लिए एसेट तुम्हारा। अब लेसर कह रहा है इसको कि भाई अगर तू चाहे, क्योंकि ये बाज औक़ात ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि सामने वाले को पता है 6 साल तक कौन कैरी करेगा, तो ऐसा नहीं कि तेरे को बर्डन लगेगा यार तू 6 साल ही रखेगा इसको, मैं तो ये ऑप्शन दे देता हूँ कि तू 4 साल बाद इसको डिसकंटिन्यू करके एसेट वापस दे दियो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ऑप्शन टू एक्सटेंड है या ऑप्शन टू रिड्यूस है, यानी अब उल्टा केस है। ये कहानी भी बता दी किस वजह से होगा। अच्छा भाई, पहले तो एक बात बताओ, क्या ये 2 साल इस 6 के अंदर है? पक्का है? चलें जी, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फोकस होकर जवाब देना। ऑनलाइन वालों तुम भी बता दो प्लीज, क्या ये 2 साल इस 6 के अंदर शामिल है? यस, बिल्कुल शामिल है। अच्छा, अब अगर आप लिखे बगैर मेरी बात सुने, एक चीज कहने लगा हूं, अगर मैं ये कहूं कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज अगर नहीं करेगा, तो लीज टर्म 6 साल होगी। हाँ, पर अभी बात समझे सर, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे राइट टू कैंसिल है, राइट टू एक्सटेंड नहीं है। फिर सुने, अभी ये 2 साल 6 साल के अंदर है। अच्छा, अब वापस से पहली चीज मैं कह रहा हूं कि अगर लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज, तो मैं इसको लीज टर्म का पार्ट रहने दूंगा, मतलब वो अंग्रेजी पे लाऊंगा ना ऐसा ऐसा। अगर लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो लीज टर्म का पार्ट ये 2 साल रहेंगे, लीज टर्म का पार्ट ये 2 साल रहेंगे। साथ साथ बोल दो एक बार, अगर लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज, तो वो 2 साल इस लीज टर्म का पार्ट। अच्छा, तो इसे इंग्लिश लाते हैं। इफ आई थिंक दैट लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, वंगी रीजनेबली भी बोलेगा इधर, इफ लेसी is not reasonably certain to exercise the option, then these 2 years will become part of my lease term. अगर लेसी रीजनेबली सर्टेन नहीं है कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो मुझे एक बात बताओ, अभी तो ये मामला चल रहा है ना कि अगर लेसी ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया,
तो लीज टर्म कम हो जाएगी बजाय के ज्यादा हो। तो यहाँ पे मैं उल्टी बात करूंगा, मैं बोलूंगा इफ लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन, तो ये 2 साल लीज में रह जाएंगे। अब इसकी अंग्रेजी रीड करते हैं, कंफ्यूजन हो तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो देखना प्लीज, इधर देखिएगा फोकस के साथ। बोला टुगेदर विथ पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू कैंसिल आ लीज टर्म। कैंसिलेबल पीरियड कितना था सर? कैंसिलेबल पीरियड है 2 साल। टुगेदर विद का मतलब समझो, वो कह रहा है इसको लीज टर्म में रहने देना, इस 2 साल को लीज टर्म से कटाना नहीं। मैं फिर रिपीट करूं, वो क्या कह रहा है? लीज टर्म में इसको रहने देना। कब? इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। भाई बात समझ आई? अब उसने सीधा सीधा लिख देता भाई, वो सिंपल जबान में इतनी लंबी की उसने, पर खैर आपको बात समझ आ गई, क्लियर है? यानी सर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो इनिशियल लीज टर्म है 6 साल, कैंसिलेबल पीरियड कितना है 2 साल। वो कह रहा है कि भाई टुगेदर इस 2 साल को उसमें रहने देना, कुछ भी नहीं करना। अगर लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। कर लेता तो कितनी होती? 4 साल। बात क्लियर है? अच्छा सवाल में आपको लिख के दे दे, लेसीज इंटेंशन इज टू ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन, तो अभी कितनी होती? बात समझ आई? यानी सर अंग्रेजी और लॉजिक आपने दोनों को साथ साथ लेके चलना है, क्लियर है? ये क्यों मैंने इस पे इतना टाइम लगाया, अगर एमसीक्यूज आ गए ना तो वहां फंसो नहीं। रीजनेबली सर्टेन नॉट, तो ये ख्याल रखना है इस चीज का। भाई ये लीज टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? पक्की बात है? अच्छा जी, हाँ अगर वो एक्सरसाइज कर ले तो। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, जानी सारे बच्चे प्लीज, अब तुमसे एक गेम पूछता हूँ। मैंने कहा इनिशियल लीज टर्म है 4 साल, ऑप्शन टू एक्सटेंड है 3 साल, कितने सालों की अकाउंटिंग करूं? भंगियों आप 7 क्यों? 7 क्यों? आप बोले सर पहले हालात वाकयात तो बताएं। अच्छा लेसी सुनिएगा, लेसी के पास एक्सटेंडेड ऑप्शन है। अच्छा लेसी का मूड है कि भाई वो रिप्लेस कर देगा, एसेट को रिप्लेस कर देगा। 4 साल, 3 साल नहीं। अच्छा सामने वाला कह रहा है कि रिड्यूस रेट पे ले लियो। इंटेंशन, लेसी की इंटेंशन है, लेसी की इंटेंशन है कि वो इसको अपने पास नहीं रखेगा। तो जब नहीं रखेगा तो डेफिनेटली अब लीज टर्म कितनी हो जाएगी? 4 साल। अच्छा व्हाट इफ सामने वाला कह रहा है कि इनिशियल 4 सालों के लिए रेंटल 5 लाख रुपए, सब्सिक्वेंट 3 सालों के लिए भी रेंटल 5 लाख रुपए। सवाल चुप है तो अब भी 4 साल। अच्छा पर आपको लिख के दे कि वो जनरेटर या वो कोई भी एसेट लेसी के ऑपरेशंस में हाईली इंटीग्रेटेड है, तो फिर ये इंडिकेशन है कि आप किस पे जाओगे? 7 साल। तो आप लेसी रीजनेबली सर्टेन के ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। आओ उल्टा केस देखते हैं। इनिशियल लीज टर्म है 7 साल, ऑप्शन टू कैंसिल द लीज टर्म दिया हुआ है। ऑप्शन टू कैंसिल किसको दिया हुआ है ऑप्शन? लेसी को। अच्छा भाई लेसी ये कह रहा है कि भाई मैं क्यों खुआरी पालूं बिला वजह के, किसी और से एसेट लूं, मैं नहीं कैंसिल करूंगा। तो लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज, क्योंकि अब कैंसिलेबल ऑप्शन की बात हो रही है ना, तो मेरी लीज टर्म 7 साल होगी। अच्छा लेसी कह रहा है यार अच्छी बात है, बेहतरीन है, मैं 4थे साल में कटा दूंगा। तो अब क्या लेसी रीजनेबली सर्टेन कि वो एक्सरसाइज करेगा। नॉट एक्सरसाइज होगा तो ज्यादा हो जाएगा, एक्सरसाइज करेगा तो कम हो जाएगा। हाँ तो डिपेंडिंग अपॉन द लेसी, तो लेसर नहीं तो ऑप्शन दिया है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं, बात गलत कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग हो गया ना उसके ऊपर, तो अब सारी चीजें उसके पैरामीटर से देखी जाएंगी। अच्छा भाई लीज टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा भाई अब आगे, हाँ तो फिर जो आपने बेस्ट जजमेंट लेनी है वो। और एक बात बता दूं जानी तुम लोगों को, इधर ऐसा कोई सिंगल सवाल नहीं है पास पेपर में जिसमें उसने बताया नहीं है, वो खुद बता देता है, हिंट देता है, क्लियर हिंट होती है कि भाई ये समझ आएगा, पास पेपर करेंगे तो समझ आएगा, अभी तो वो दुनिया दूर है इधर। अच्छा आप पहले बताओ एक एक करके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आता है? कितने लोग हैं? लेसर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इन्वेस्टर इशू और ये थोड़ा याद रहेगा दिमाग में, वो जाएगा अभी दिमाग से इधर। अच्छा भाई हमने कहा लेसर लेसी फॉर राइट ऑफ यूज ऑफ फॉर स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक टर्म का मतलब समझ आया?
लीज टर्म, और लीज टर्म का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। क्या रह गया? पेमेंट्स, रेंटल्स, रेंटल्स अभी आ गया। अच्छा नहीं नहीं, कल क्यों कर लेंगे भाई, क्या 20 मिनट है इधर। अच्छा भाई, अब बहुत फोकस के साथ फिर हमने समझा कि लीज शुरू कब से होगी, कमेंसमेंट डेट, और वो डेट वो होती है जब एसेट अवेलेबल हो जाए। वेरी गुड। और लीज कब तक चलेगी? आप बोलेंगे लीज टर्म तक चलेगी। लीज टर्म के अंदर ऑप्शन टू इंक्लूड भी आता है, ऑप्शन टू एक्सक्लूड भी आता है, दोनों कॉन्सेप्ट सीख लिए। अच्छा जी, जब मैं ये समझ जाता हूँ तो मैं इस लायक हो जाता हूँ कि मैं ये बता पाऊँ कि हम यहाँ पे दो लोगों की अकाउंटिंग करेंगे। लेसर, दो किस्म की अकाउंटिंग करेंगे, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। अच्छा जी, यानी सर हम अगर ये कहें कि हमारे पास एक है ऑपरेटिंग लीज, प्लीज सुनिएगा इधर, यानी इधर अकाउंटिंग मैंने सिखानी है, बेसिक बेसिक लेके चल रहे, जिस तरह मैंने लेके चलना है उसी फ्लो में चलना है। इधर ऑपरेटिंग लीज का बेसिक मतलब लिख रहा हूं। किताबों से एसेट जाता नहीं है, हाँ भाई, एक की किताब से एसेट जाएगा नहीं, दूसरे की किताब में एसेट आएगा नहीं। सही है जी। अब ये क्या बात लिखी है, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, जरा फोकस होकर समझिएगा। मैंने कहा कि भाई ऑपरेटिंग लीज भी हम दो लोगों के लिए सीखेंगे, लेसर, ये प्योर कोर बेसिक्स हैं, ये बेस है आपके IFRS 16 की, इसमें वीक नहीं होना है। लेसर, लेसी। अच्छा भाई, मैं ये कहता हूं ऑपरेटिंग लीज 99% टाइम ऑपरेटिंग लीज ही होगी बाय डिफॉल्ट। क्यों? सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मैं एसेट का मालिक हूं तो मेरी किताबों से एसेट जाना नहीं चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए। सिर्फ इसको यूज कौन करेगा? लेसी। बहुत फोकस होकर बात समझना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम दो तरीके की अकाउंटिंग सीखेंगे, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। पहले किसका बता रहा हूं? मैं अभी ऑपरेटिंग लीज सिखा नहीं रहा, मैं ऑपरेटिंग लीज का सिर्फ मतलब बता रहा हूँ। जानी फोकस करना है, तो जानी इधर, मैं फिर बता रहा हूँ, फोकस इधर, हिलना नहीं है, यहाँ से आंखें नहीं हटानी है इधर। मैं कह रहा हूँ लेसर लेसी की अकाउंटिंग सीखेंगे, ऑपरेटिंग लीज बता रहा हूँ कि होता क्या है। मैं अगेन एंड अगेन क्लियर करता हूँ ताकि बच्चा इधर उधर नहीं हो। मैं ये नहीं सिखा रहा कि ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे होती है, मैं सिर्फ मतलब बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग लीज होता क्या है, सिर्फ ये बता रहा हूँ, दैट्स इट। अकाउंटिंग नहीं सिखाई, बाद में सिखाऊंगा। इधर मैंने ये कहा ऑपरेटिंग लीज के अंदर एक की किताबों से एसेट जाता नहीं है, दूसरे की किताबों में एसेट आता नहीं है। लॉजिकल बात भी है, क्योंकि जो एसेट का मालिक है उसकी किताब में ही एसेट रहना चाहिए, उसकी किताब में ही एसेट रहना चाहिए। तो सिर्फ लेसर केस में क्या करेगा सर? कैश करेगा डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। वो करेगा भाई रेंटल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये सिंपल अकाउंटिंग चलेगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के अंदर सिंपल अकाउंटिंग होती है, एक की किताबों से एसेट जाता नहीं है, दूसरी की किताबों में एसेट, क्योंकि ये उसी की किताब में रहेगा जो इस एसेट का मालिक है। तो फिर उससे जो कमाई होगी वो क्या है? रेंटल इनकम। तो एक का इनकम है, दूसरे का एक्सपेंस है, पर ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। बाय डिफॉल्ट यही होती है। अच्छा जी, अब आगे सर, अगर मैं यहां पे एक चीज लिख दूं, फाइनेंस लीज, तो फाइनेंस लीज के अंदर बहुत ही अहम बात बता रहा हूं,
लेसर की किताबों से, लेसर की किताबों से एसेट स्लैश पीपी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब ये बड़ी अमेजिंग बात है, ये मैंने सिखानी है आपको, आज बतानी है, सिर्फ एक केस बताऊंगा इसका आज, फोकस हो गया। मैंने कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, 99% केसेस में ऑपरेटिंग लीज है कि मेरी किताबों से एसेट नहीं जाएगा, मेरी किताबों से एसेट नहीं जाएगा, क्योंकि एसेट का ओनर मैं हूं तो मेरे पास ही रहेगा, मैं सिर्फ उससे क्या कमाऊंगा, रेंटल इनकम। और जो डेप्रिसिएशन होगा ना, डेप्रिसिएशन इधर, अरे जानी फोकस करना है यार, इधर तो बच्चे हो के क्लास के यार, इतनी सी बात करते हो, इधर सेंस ऑफ ह्यूमर भी तुम्हारा ऐसा ही है। सुनो बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब आपको एसेट आपकी किताबों के अंदर है, तो एसेट आपकी किताब में तो डेप्रिसिएशन आप बुक कर रहे होंगे, जो हमना ने मुझसे सवाल पूछा था ऑपरेटिंग लीज में, क्योंकि आपकी किताब से एसेट गया, तो आप ये बोलते हैं कि ये एसेट यूज तो हो रहा है, कोई और यूज कर रहा है, तो यूज हो रहा है तो उसका वियर एंड टियर तो आएगा ना, वो मेरी किताबों में आएगा, और उसके अगेंस्ट में मैं इनकम कमा रहा हूँ, यानी ऑपरेटिंग, यानी ऑपरेटिंग पहली चीज कह, तभी कह रहा हूँ फोकस होना है तो होना ही नहीं है ना। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ उस मामले में, भाई ये जान है मेरी FAR 2, मर जाऊं खप जाऊं ये कराना है मैंने, तो इधर उधर नहीं होना, गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इसमें। इधर पहली चीज मैंने कहा, मैं ऑपरेटिंग लीज में हूँ, ऑपरेटिंग लीज के अंदर मेरी किताबों से एसेट जाएगा नहीं, जब जानी मेरी किताब से एसेट जाएगा नहीं, तो मेरी किताबों में ये तो डेप्रिशिएट भी होगा। सवाल आपका ये आना चाहिए था मेरे पास, मैं क्यों डेप्रिशिएट करूंगा, है तो किसी और के पास, भाई उसके पास राइट है, उसका जो वियर एंड टियर है आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फ्री में बर्दाश्त नहीं कर रहे, उससे आप क्या जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आपका PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताएगा कि रेंटल इनकम आ रही है, उस इनकम को कमाने के लिए डेप्रिसिएशन आ रहा है। बात समझ आई? ये कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि मेरी किताबों से एसेट गया नहीं है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, पहली चीज जल्दी से, पहली चीज जल्दी से, ये बात क्लियर है? अच्छा जी, वेरी गुड। अब आगे देखो, मैंने कहा एसिड क्रेडिट पीपी क्रेडिट हो गया, अब मैं आ गया फाइनेंस लीज पे। फाइनेंस लीज पे मैंने क्या कहा, एक की किताबों से एसिड चला जाएगा। अब ये बड़ी अमेजिंग और अजीब बात लगती है कि क्यों जाएगा, जबकि एसिड का मालिक लेसर है। ये एक इसके अगेंस्ट में डेबिट करेगा नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज, ये डेबिट कर देगा ये। अब जरा इसकी मंतक को समझाता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग नहीं करवा सकता जब तक ये चीजें क्लियर ना हो। इधर सुनिएगा, मेरा कहना यह है, इसकी किताबों से एसेट चला गया, मैंने उसकी लॉजिक नहीं बताई, अभी भी बताता हूं कुछ देर में, पर पहले इससे पहले ये कंफर्म कर लो, ऑपरेटिंग लीज क्लियर है? बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए ना, मेरी चीजें मेरी किताबों में रहेगी, यूज होगी, डेप्रिशिएट होगी, इनकम आएगी, कहानी खत्म। सबसे खतरनाक चीज है फाइनेंस लीज, और पूछता भी वो यही है, वो हल्का सा उसमें वो मिला दिया तो मिला दिया, ये तो आता ही है हमेशा। इधर अब मुझे एक बात बताओ, आप एसेट चला गया, इसकी लॉजिक में देता हूं, इसके अगेंस्ट में मैंने एक एसेट बुक किया है, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज, दिस इज टेक्निकली अ रिसीवेबल फ्रॉम लेसी। सवाल ये आएगा बच्चे का, आप इसको अकाउंट रिसीवेबल रख देते, क्या मेरी सेल है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, परफेक्ट आंसर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है भाई। इवन आपका कोई और जैसे लोन रिसीवेबल होता तो लोन का नाम देते हो ना, तो ये कौन सा रिसीवेबल है, फाइनेंस लीज का। तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने पैसे फंसा दिए कहाँ, फाइनेंस लीज में। कौन सी लीज में? तो तभी मैंने इसका नाम लिखा नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। एक और लॉजिक देता हूं, इसके पीछे नेट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर सूद लगेगा, अभी इंटरेस्ट लगेगा। ये तो मैंने एसेट, अगर तुम बात समझना मेरी, मैंने 3 मिलियन का एसेट खरीदा, सामने वाले को कितने का दिया, 3 मिलियन का, अभी फिलहाल तो 3 मिलियन का दिया ना। जब 3 मिलियन का एसेट दिया तो मेरी किताबों में 3 मिलियन का आया, 3 मिलियन क्या गया, तो क्रेडिट तो एसेट हो गया, डेबिट क्या करूं, रिसीवेबल। पर उस रिसीवेबल का नाम क्या दिया, नेट इन्वेस्टमेंट इन। ये नेट इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होना अभी
बाकी है। मैं तो लूंगा अभी उससे रिकवरी करूंगा, जो मैंने अभी सिखाई नहीं है। पर पहले ये बात बताओ, क्या ये बात समझ आती है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज? यानी बैंक ने एसेट खरीदा, पीपी में डाल दिया, और पीपी से निकाल के क्या बुक कर लिया? नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। अभी ये कंफ्यूजन है ना कि एसेट क्यों गया, है या नहीं है? है। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, जब आज तुम्हें पता है, इस बात को समझना, आपको स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आज तुम्हें पता है कि आखिर में एसेट सामने वाले का हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी ट्रांसफर। दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी ट्रांसफर। अब आज मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके देता हूं सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। सब्सटेंस इन फॉर्म, इन फॉर्म ये एसिड किसका है? असल में इन फॉर्म का मतलब असल में एसिड किसका है? लेसर का। भाई पेपर तो लेसर का है ना, बट इन सब्सटेंस ये किसका हो जाएगा? लेसी का। तो वो कहता है ये है, आप इसको अपनी बुक्स में नहीं रखें, जो यूज कर रहा है उसकी बुक्स में फेंकें। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसीलिए फाइनेंस लीज आई। फाइनेंस लीज का मकसद क्या है? फाइनेंस लीज का मकसद ये कि जो एसेट का असल बेनिफिशियरी है, ये एसेट उसकी किताब में हो। फाइनेंस लीज का मकसद क्या है? जो इस एसेट का असल कौन है? बेनिफिशियरी। बोलो ना, कौन है बेनिफिशियरी? है ये एसेट किसकी किताब में होना चाहिए? तो भाई मुझे एक बात बताओ ना, ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि वो असल बेनिफिशियरी वो है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कंपलसरी ट्रांसफर है। सवाल में लिखा हुआ है क्या है? कंपलसरी ट्रांसफर है। तो उस केस के अंदर बैंक अपनी किताब से ऐसे निकाल देता है, और निकाल के क्या कुछ बुक नहीं करता? रिसीवेबल बुक करेगा। उसका नाम क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट इन। इसको मैं नेट क्यों कह रहा हूं? जल्दी बताओ, नेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना अभी बाकी है। पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्का? यानी सर जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैंने अभी ये बताया ना कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इन सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है कि जो असल चीज होती है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन से कहीं ज्यादा अच्छी है। अभी डॉक्यूमेंट्स में नाम किसका है? लेसर का। पर असल हालात वाकयात क्या बता रहे हैं कि इसके सारे बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा? लेसी। ट्रांसफर किसको हो जाएगा? तो किसकी किताब में होना चाहिए? किसकी किताब से निकाल दो? क्या नुकसान पे निकालो या रिसीवेबल बुक करो? अच्छा, जो मैंने रिसीवेबल बुक किया जानी, तो क्या वो नेट है? अभी नेट मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज तो तब हुआ ना जब फ्यूचर टाइम लैप्स होगा। बात क्लियर है? वही तो अकाउंटिंग सीखनी है। पर यार मैं अगर पहली क्लास में आके एंट्री बना दूं, तुम बोलो वो क्या मस्त चीजें चल रही हैं, पर लॉजिक समझ आती है कि क्यों इसकी किताब से ऐसे बाहर जा रहा है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। साथ साथ बोलोगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बात क्लियर है? चलिए अब एक सवाल लेते हैं। सर अगर लेसर प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेसी से लेगा तो फाइनेंस लीज अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अगर वो प्रिंसिपल का कुछ पार्ट पे कर देगा तब? यार मेरी जान, पहले पूरा पूरा तो सीखो ना। प्रिंसिपल का कुछ पार्ट पे करेगा तो आगे सिखाता हूं ना मेरी जान, मेरे पप्पू। बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखो कि क्या चल रहा है। अभी आगे बता रहा हूं। उमर मेरी जान, मैंने कहा ना मेरे हिसाब से चलना है। सवाल थोड़े कंट्रोल इधर। अच्छा भाई इधर सुनो प्लीज, फोकस। अभी नहीं बताऊंगा, पहले सुनो आगे। इधर कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करूंगा मैं किसी के लिए। मैंने सारे सवालों के जवाब देने। मैंने कहा इफ आई मिस समथिंग तो बात करना। अब मेरे हिसाब से चलो, सवाल को कंट्रोल करो। इधर अच्छा भाई इधर सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। स्टैंडर्ड ये कहता है इसकी बुक से एसेट चला गया तो दूसरे की बुक्स में एसेट आ गया। अच्छा भाई, पर वो कहता है कि ये बुक करेगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। इसके पास ये एसिड आ गया। बात समझिएगा बहुत फोकस के साथ, बहुत ही टेक्निकल बातें हैं इसके अंदर, इसलिए कह रहा हूं। और ये क्रिएट कर देगा लीज लायबिलिटी। अब देखो गेम समझो, इसको इससे रिसीवेबल है, इसको पेबल है। एक का रिसीवेबल, एक की बुक से एसेट चला गया, दूसरे की बुक में एसेट आ गया। अच्छा अब लॉजिकल बताओ, ये डेप्रिसिएशन कौन बुक करेगा?
लेसी पक्का लेसी करेगा, सोच लो। वेरी गुड, अब बात समझ आती है, अब बात समझ आती है फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट आया क्यों। इन सब्सटेंस तुम लोग बताओ सारे बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा? लेसी। ओनरशिप किसकी हो जाएगी? किसके बुक्स में होना चाहिए? शुरू से ही, यस शुरू से ही, शुरू से ही है भी किसकी बुक्स में? डेप्रिसिएशन कौन बुक करेगा? क्योंकि यूज भी लेसी करेगा। पहले तो बात समझ आई, यानी सर एक की किताब में चला गया दूसरे की किताब में, अबे वो पैक नहीं करना पड़ेगा अभी, 1 मिनट, अभी बहुत ही अहम चीज बाकी कनेक्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे मेरे को हर्ट नहीं किया करो प्लीज, सुनो ये वाली बात बड़ी अहम है, देखो प्लीज फोकस ना, यार मेहनत की है तुम्हारे लिए तो सुनो, उसको फायदा उठाओ जल्दी। अब मुझे एक बात बताओ, उस बंदे के पास, लेसी के पास इस एसेट को यूज करने का राइट है। आपका सवाल ये आना चाहिए था, जो कि आप गधों की तरह बैठे हुए हो, घर जाने की जल्दी है, आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रहे हो सर पीपी क्यों नहीं डेबिट कर रहा? लाइफ के एंड में तो एसिड ही खत्म हो जाएगा। तो अगर एसिड की लाइफ ही खत्म हो गई फिर मैं आपको एक, आप सुने, आप सुने, राइट ऑफ यूज ऑफ एसिड इसलिए बुक किया हुआ उसने अभी, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। अब एक नई चीज डाली इसके अंदर, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन लीज टर्म एंड, हो सकता है लीज 5 सालों में खत्म हो जाए, पर वो एसेट 2.5 साल में खत्म हो जाए, और वो एसेट 10 साल का हो। स्टैंडर्ड आपको कहता है जब तक ये आपका ओन्ड नहीं हो जाए तब तक आप इसको अपने पीपी से अलग रखना। नहीं यही बात समझ, अपने पीपी से इसको, वरना तो अच्छा पीपी, मैं खाली एक चीज डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ना बड़ी मस्ती है इसमें स्टैंडर्ड में घुसने की। सुनो, पीपी का मतलब होता है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट ओनर्स प्रॉपर्टी, दिस इज ओनली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नहीं ये बात आई समझ, दिस इज नॉट ओनर्स प्रॉपर्टी, दिस इज ओनली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ओनली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप रखेंगे अपने पास, बट अलग से रखेंगे। किस नाम से? राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के नाम पे, बैलेंस शीट पे अलग से आएगा, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अलग से आएगा, ताकि मेरे शेयर होल्डर को देखने पे पता लगे कि ये एसेट लीज पे लिया हुआ है, और लीज जब तक खत्म नहीं होती तब तक ये एसेट राइट ऑफ यूज में एसेट में ही रहेगा। बात क्लियर है? अब लेट से तुमसे मैं पूछता हूँ, 1 मिनट, 1 लाख रुपए का एसेट, इधर जानी यार उसको नहीं देगा अभी, मेरे को देगा। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट 1 लाख रुपए का बुक किया, 10 सालों पे डेप्रिसिएशन कर रहा था, 5 साल में लीज खत्म हो गई, वैल्यू बची होगी 50,000। अब ये 50,000 उठा के आलू यूएसए में फेंक दूंगा, कहाँ पे? पीपी में। अभी भी डेप्रिशिएट ही हो रहा था, पहले भी, पर क्लासिफिकेशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। मैं बता दूं, मैंने आपको भी अकाउंटिंग नहीं सिखाई, पहले वापस से मुझे बताओ, अगर ऑपरेटिंग लीज हो, सर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बट ऑपरेटिंग और फाइनेंस का मतलब मैं डिफरेंस क्या है, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, देख लो जानी, मेरे से पूछ लो ना, खुद का दिमाग नहीं चलाओ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ फोकस के साथ यार, इधर उधर नहीं होना है। इतने बारीक डिफरेंस है इसमें, बिदक जाओगे आगे सवालों में, इसलिए कह रहा हूँ, आसान बना रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, अपनी नहीं चलाओ इधर। पहली चीज मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं एसेट लीज पे देता हूं, सही है जी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ आती है, कब से शुरू करना है, कितने टाइम के लिए, सब बता दिया। अब आखिरी चीज, मुझे एक बात बताओ, अब तुम मुझे जवाब दोगे, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने एसेट लीज पे दिया, सिर्फ एक केस करवाया अभी, आखिर में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्या कह रहा हूं मैं? आखिर में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तो आपका जवाब आएगा ऑपरेटिंग लीज। भाई ऑनलाइन वालों यार, हंसी परवेज जल्दी बता कौन सी लीज, क्योंकि इसके सारे बेनिफिट्स वो नहीं लेके जाएगा, ये एसेट वेकेट होके वापस मेरे पास आएगा। पहले बताओ बात समझ आई? कौन सी लीज? मेरी बुक से एसेट उसकी बुक में नहीं आएगा, तो भाई कमाऊंगा कैसे? इंटरेस्ट नहीं, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम मैं कमाऊंगा, उसका रेंटल एक्सपेंस तो डेप्रिसिएशन कौन बुक करेगा? लेसर। आगे इसमें मंतक है, चीजें हैं, पर अभी बेसिक तो समझो। चलो ऑपरेटिंग लीज क्लियर हो गया भाई, हसीब परवेज भाई जल्दी बता दो, ऑपरेटिंग लीज क्लियर है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से।
फोकस के साथ। अभी मैंने अकाउंटिंग नहीं शुरू की है, जानबूझ के नहीं करवाई ना, मुझे पता है ये चीजें हैं। आगे सुनो, मैंने कहा मैंने एक एसेट लीज पे दिया, मुझे पता आखिर में उसके नाम पे हो जाएगा, फाइनेंस के साथ तो मेरे नाम पे। आप बोले सब्सटेंस ओवर, तो वो कॉन्सेप्ट लगेगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इन सब्सटेंस जब आपको पता है कि ये एसेट सामने वाले का हो जाएगा, तो जब से वो यूज कर रहा है तब से उसी को बेनिफिट्स दो ना, तो डेप्रिसिएशन भी उसको बुक करने दो। आप अपनी किताब से निकालो और बोलो वो बुक करे, पर वो जो बुक करेगा वो राइट होगा, क्योंकि राइट है ना 5 साल, उसके बाद उसका एसेट है। तो मैं उसको मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं जब तक लीज चलेगी तब तक वो बुक करेगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। तो क्या ये राइट उसके पास ऐसे ही आया या कोई कंसिडरेशन है? वो है लीज लायबिलिटी। वो लायबिलिटी इसलिए क्योंकि वो ओवर द पीरियड उसको चुकाएगा। अच्छा, ओवर द पीरियड सिर्फ लायबिलिटी चुकाएगा या इंटरेस्ट के साथ? तो ये जो रिसीव करेगा वो ऐसे ही रिसीव करेगा इंटरेस्ट के साथ। तो एक का रिसीवेबल है, दूसरे का, एक की बुक से एसेट चला गया, दूसरे की बुक में एसेट आ गया, ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। पहले बता दो, ऑपरेटिंग और फाइनेंस में बेसिक डिफरेंस समझ आया? ऑपरेटिंग और फाइनेंस में फर्क है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का, यानी फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म को मीट किया जाए। बात क्लियर है? एक ही कंडीशन सिखाई है फाइनेंस लीज की, वो क्या है? कंपलसरी ट्रांसफर। कौन सा है भाई? कंपलसरी ट्रांसफर। भाई अब क्लियर हो गया? अल्लाह की कसम। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। क्लियर है आप? आगे की क्लास में और इसमें ऐड करूंगा। सही है जानी? अभी तक इतना रखो। सही है, जल्दी से बता दो हसीब जानी। बिल्कुल एक केस रखो अभी बस। क्लियर है? ओके गुड। अल्लाह हाफिज। अबे क्यों नहीं हो रहा बंद?